हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं आपका बायोलॉजी मेंटर अरुण तिवारी, ज्वाइंट डायरेक्टर L1 कोचिंग वाराणसी। मैं लास्ट क्लास में हम लोगों ने लास्ट क्लास मतलब कल जो क्लास हुई थी उसमें बायोमॉलिक्यूल या बायोकेमिस्ट्री शुरू किए थे, क्योंकि ये बायोमॉलिक्यूल और बायोकेमिस्ट्री जो है यह केमिस्ट्री में भी है और बायो में तो है ही, तो यह दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो मैथ ग्रुप का बच्चा हो चाहे बायो ग्रुप का बच्चा हो। नीट के जो बच्चे हैं, बायो ग्रुप के बच्चे हैं, उनको दो जगह फ़ायदा मिलेगा। एक तो उनको बायोलॉजी में क्वेश्चंस आते हैं बायोमॉलिक्यूल से, और दूसरा केमिस्ट्री में आते हैं। और जो मैथ के बच्चे हैं या बायोलॉजी मैथ ग्रुप के बच्चे हैं, IIT JEE के बच्चे हैं, उनको केमिस्ट्री में बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हर साल एक दो क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं और बहुत इजी है, बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो आसानी से इसको सीखा जा सकता है। तो हाँ, उम्मीद है कि सभी लोग आ गए हैं। ठीक, गुड मॉर्निंग। मैं कल से स्टार्ट करता हूं। कल जो हम लोगों ने पढ़ा था बायोमॉलिक्यूल में क्या क्या पढ़े थे कल, उसको रिवाइज करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सभी बच्चे यहां पर कंसंट्रेट हों, मैं जो बताने जा रहा हूं। बच्चों, बायोमॉलिक्यूल को डिफाइन करते हैं मॉलिक्यूल एनी कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन लिविंग टिश्यू। किसी भी लिविंग टिश्यू के अंदर, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कार्बन कंटेनिंग जितने मॉलिक्यूल होते हैं उन सभी मॉलिक्यूल को बायोमॉलिक्यूल कहा जाता है। बायोमॉलिक्यूल जो होते हैं, प्लीज आपस में बात ना करें, प्लीज। मैंने कई बार बोले हैं कि आपस में चैट ना करें। गुड मॉर्निंग, पूरा स्क्रीन को फुल कर लीजिए, चैट अभी करिए ही मत। जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तब आप चैट पर आइएगा। अभी ध्यान से सुनिए सारी चीजें। कल हमने जो पढ़ा था उसको रिवाइज कराने जा रहा हूं। कल हमने बायोमॉलिक्यूल का डिफिनीशन पहले शुरुआत में बताया। हमने कहा कोई भी कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल जो लिविंग टिश्यू में पाए जाते हैं उन सभी को बायोमॉलिक्यूल कहा जाता है। बायोमॉलिक्यूल को हमने फिर डिफाइन किया था कि इसके एग्जामिन के लिए ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के अंदर उस लिविंग टिश्यू को ग्राइंड कर दिया जाता है, मिक्स कर दिया जाता है। ग्राइंड करने के बाद उसको फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने के बाद कहते हैं कि जो मॉलिक्यूल एसिड में सॉल्युबल हो जाता है उसको एसिड सॉल्युबल पुल बोलते हैं, और जो एसिड में इनसॉल्युबल होता है उसको एसिड इनसॉल्युबल पुल बोलते हैं। हालांकि जो एसिड सॉल्युबल पुल होता है उसको माइक्रो मॉलिक्यूल बोलते हैं, माइक्रो माने छोटा, एंड जो एसिड इनसॉल्युबल होता है उसको मैक्रो मॉलिक्यूल बोलते हैं। ठीक, एक कल मैं बताया था। इसके अलावा मैंने एक चीज और बताया था माइक्रो को डिफाइन करने के लिए, कि अगर 1000 डाल्टन से कम 1000 इफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सबस्टेंस इज लेस देन 1000 डाल्टन, दैट मॉलिक्यूल इज कंसीडर्ड एज माइक्रो मॉलिक्यूल, एंड if molecular weight of substance is more than 1000 Dalton, that is considered a macromolecule, MACRO, macromolecule। इसमें एक एक्सेप्शन है लिपिड। शर्मा जी, मैं बता रहा हूं, आप क्यों चिंता कर रहे हो? आप यहां ध्यान से सुनिए ना, लिपिड क्या है मैं क्लियर कर रहा हूं। लिपिड एक एक्सेप्शन है बच्चों। लिपिड की दो प्रॉपर्टी होती है। पहली प्रॉपर्टी तो ये होती है कि वह एसिड इनसॉल्युबल होता है। अगर सॉल्युबिलिटी के आधार पर देखेंगे तब तो लिपिड माइक्रोमॉलिक्यूल है, क्योंकि वो इनसॉल्युबल होता है। लेकिन लिपिड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वह 1000 डाल्टन से कम होता है, इसलिए उसको कहोगे सर फाइनली बताइए उसको किस में रखते हैं, तो लिपिड को कान खोल के सुन लीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कहीं अगर माइक्रो में लिखा गया है लिपिड तो गलत है। लिपिड क्या होता है? माइक्रो मॉलिक्यूल होता है, MICRO, माइक्रो मॉलिक्यूल होता है लिपिड। ठीक है, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन से कम होता है। फिर हमने कार्बोहाइड्रेट शुरू किया था, फिर हमने प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बताया था। हमने कहा था कि जो ज्यादा अमाउंट में बनता है उसको प्राइमरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। उनका कुछ यूजुअल फंक्शन होता है प्लांट में, और जो मॉलिक्यूल बहुत कम मात्रा में बनता है, बहुत कम अमाउंट में बनता है, उसका यूजुअल फंक्शन उस प्लांट में नहीं होता, वह लिविंग और ह्यूमन बीइंग के लिए बेनिफिशियल होता है, उसको सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बोलते हैं। कल हमने उसके बारे में बताया था, प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। उसके बाद मैंने कार्बोहाइड्रेट शुरू किया था। कार्बोहाइड्रेट का 3 डिफिनेशन बताया था।
पहला था हाइड्रेट ऑफ कार्बन इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट, दूसरा था पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट, एंड तीसरा था कि कार्बोहाइड्रेट इज आल्सो टर्म्ड एज सैकराइड है। सैकराइड का जो टेस्ट होता है, सैकराइड का मतलब शुगर होता है, शुगर का जो टेस्ट होता है वह स्वीट होता है, मीठा होता है। तो कोई भी कार्बोहाइड्रेट हो वह मीठा होता ही है, उसका टेस्ट मीठा होता है। वो हमने कल एक एग्जाम्पल भी बताया था कि हो सकता है कि वह जो आपको कार्बोहाइड्रेट मिला है, हो सकता है आप अगर उसको मुंह में डालें तो आपको मीठा न लगे, तो इसका ये मतलब नहीं को मीठा नहीं हो, मीठा है, लेकिन आपके सलाइवा में वो घुल नहीं पा रहा है, इसलिए उसका टेस्ट आपको पता नहीं चल रहा है। कार्बोहाइड्रेट में हमने बताया था कार्बोहाइड्रेट के 3 डिवीजन किए गए थे, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड में कहते हैं सैंपल ऑफ, कोई भी सैंपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो, एनी सैंपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट व्हिच डू नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज, कोई भी सैंपल ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो जो फर्दर हाइड्रोलाइज न हो, मतलब और छोटे छोटे पार्ट में न टूटे, जिस रूप में बाहर था उसी रूप में वो घुलने के बाद भी रहे, उसको बोलते हैं मोनोसैकेराइड। ओलिगो माने फ्यू होता है, फ्यू माने कुछ होता है। कहते हैं कि अगर कोई कार्बोहाइड्रेट पानी में डाले वह कुछ मॉलिक्यूल में टूट गया तो उसको ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं। कहोगे सर कुछ माने कितना, कुछ वैल्यू होती नहीं, तो उसका एग्जैक्ट नंबर क्या होता? तो ओलिगोसैकेराइड मीन्स दैट कार्बोहाइड्रेट इज मेड अप ऑफ मिनिमम 2 कार्बो मोनोसैकेराइड और मैक्सिमम 10 मोनोसैकेराइड, मतलब 2 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड का अगर कोई कार्बोहाइड्रेट है तो उसको हम ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं। पॉलीसैकेराइड कहते हैं कोई भी कार्बोहाइड्रेट जो 10 से ज्यादा यूनिट का बना होता है उसको पॉलीसैकेराइड बोलते हैं। तो 3 हुआ, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड मैंने आपको बताया था, कल हमने शुरू कर दिया था कि मोनोसैकेराइड में मोनोसैकेराइड मीन्स कम से कम उसमें 3 कार्बन होंगे और मैक्सिमम 7 कार्बन होंगे। तो मिनिमम 3 कार्बन होंगे, मिनिमम 3 कार्बन होता है मोनोसैकेराइड में, और मैक्सिमम 7 कार्बन होता है। क्योंकि सर किसी के दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर 3 कार्बन ही मिनिमम क्यों, उससे छोटा क्यों नहीं? बेटा जब मॉलिक्यूल बहुत छोटा हो जाता है तो उसकी स्टेबिलिटी नहीं रह जाती, और मॉलिक्यूल अगर 7 कार्बन से बड़ा हो जाएगा तो बहुत बड़ा होने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी बिगड़ जाती है। तो उसकी कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड की स्टेबिलिटी 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन, 3 कार्बन से लेकर 7 कार्बन तक होती है। फिर मैंने एक चीज बताया था, कोई भी कार्बोहाइड्रेट जहां पर एसिमेट्रिक कार्बन हो, कैसा कार्बन? एसिमेट्रिक कार्बन हो, ऐसे कार्बोहाइड्रेट स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करते हैं। एसिमेट्रिक कार्बन उसको कायरल कार्बन बोलते हैं। एसिमेट्रिक कार्बन में हम कहते हैं अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड है तो उसको डी फार्म बोलेंगे या डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलेंगे। अगर वह OH ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड है तो उसको लियो रोटेटरी बोलेंगे। तो डी या राइट साइड है तो डेक्स्ट्रो और लेफ्ट साइड है तो लियो। तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी या लियो रोटेटरी होते हैं। यह डिपेंड करता है OH ग्रुप मॉलिक्यूल विच अटैच विथ एसिमेट्रिक कार्बन। जो एसिमेट्रिक कार्बन से अटैच होता है OH ग्रुप वही डिसाइड करता है कि डी फॉर्म है कि एल फॉर्म। कभी भी क्वेश्चन आपको पूछे बच्चों कि यह डी फॉर्म है या एल फॉर्म है, तुरंत OH ग्रुप के पोजीशन को मत देखो, पहले क्या देखो? एसिमेट्रिक कार्बन। अगर एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होगा तो OH ग्रुप के राइट लेफ्ट होने से कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो होने के लिए क्या होना जरूरी है? कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन। कल हमने 2 मॉलिक्यूल आपको बताया था, ग्लिसरल्डिहाइड और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। ग्लिसरल्डिहाइड में हमने बताया था राइट साइड OH ग्रुप था, तो उसमें ग्लिसरल्डिहाइड में OH ग्रुप था वहां पर राइट हैंड साइड, वो डी फॉर्म होता है। और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन एक इकलौता ऐसा कार्बोहाइड्रेट है, दे डू नॉट शो स्टीरियो आइसोमेरिज्म बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी कायरल या एसिमेट्रिक कार्बन, बिकॉज क्योंकि उसमें कोई भी एसिमेट्रिक कार्बन या कायरल कार्बन नहीं पाया जाता डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में। ठीक है, कल मैंने उसका स्ट्रक्चर आपको समझाया था। एक फार्मूला इसमें होता है, सुदीप गुप्ता जी लिख रहे हैं विच नॉट फर्दर हाइड्रोलाइज मोनोसैकेराइड। बेटा मोनो माने सिंगल, अगर एक ही यूनिट का बना है तब उससे छोटा यूनिट तो पॉसिबल ही नहीं ना, उससे छोटा तो 0 हो जाएगा। तो मोनोसैकेराइड से ग्लूकोज हुआ, राइबोज हुआ, डीऑक्सीराइबोज हुआ, फ्रक्टोज हुआ, ये सब मोनोसैकेराइड्स।
आपको आगे बढ़ने के पहले 4 थंब रूल्स हम लोगों ने बनाया हुआ है बच्चों। इफ अंडरस्टैंड से यस, अगर आपको समझ में आता है तब रिस्पॉन्स करिए यस। इफ नॉट अंडरस्टैंड देन यू रिस्पॉन्स वंस मोर। इट डू नॉट चैट विथ ईच अदर, आपस में बातचीत मत करिए, तुम कहाँ के हो हम कहाँ के हैं, ये ना करें। और श्योर चैट योर रिस्पॉन्स फॉर आस्क्ड क्वेश्चन, अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछता हूं तो उसका आंसर जरूर आप दें, भले वो सही हो चाहे गलत, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सीखने के लिए तो आए हो ना, सिखाने के लिए तो मैं हूं, तो गलत हो जाए तो कोई चिंतित होने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ता हूं मैं। मोनोसैकेराइड में कल आपको बताया था, और मोनोसैकेराइड में ट्रायोज शुगर आपको बताया था। ट्रायोज शुगर में बच्चों मैंने कल आपको समझाया था ACHO ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, ACOH है, एक ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर में बना रहा हूं। स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए क्योंकि बोर्ड में भी आता है और नीट के एग्जाम में भी स्ट्रक्चर बना के क्वेश्चन पूछता है। कम से कम जितना स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूं उतने का कम से कम आपको आना चाहिए। इसमें एसिमेट्रिक कार्बन, एक ग्लिसरल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है बच्चों। इसमें एसिमेट्रिक कार्बन कितने हैं प्लीज आप बताएं। कल भी बताया था मैं, यहीं से मैं शुरू करता हूं, इसके आगे बढ़ूंगा आज। बोलो बच्चों, ये जो मैं स्ट्रक्चर बनाया डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन है। इसका नंबरिंग है 1 2 3, इसमें नंबरिंग है 1 2 3। आप इसमें बताइए एसिमेट्रिक कार्बन कौन सा है, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन या थर्ड कार्बन? विच वन इज द एसिमेट्रिक कार्बन इन दिस वन, इन दिस वन? राज कृष्णा आप 7 क्या लिख रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा हूं बेटा, मैं जान सकता हूं 7 क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मैक्सिमम बच्चे सही आंसर दे। देखो आप फर्स्ट कार्बन देखिए, एसिमेट्रिक कार्बन उसी को बोलते हैं। पहले एसिमेट्रिक कार्बन पहचानना सीखिए ही, इसी पूरा डिपेंड है कार्बोहाइड्रेट। एसिमेट्रिक कार्बन का मतलब होता है कार्बन ऑफ विच ऑल 4 बॉन्ड अटैच विथ डिफरेंट ग्रुप। उस कार्बन के सभी चारों बॉन्ड अलग अलग ग्रुप से जुड़े रहने चाहिए। जैसे इस 2 बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इस सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ा है, तो ये भैया 2 बॉन्ड से एक ही ग्रुप 2 बॉन्ड से जुड़ गए, तो इसका मतलब ऐसे ही सिमेट्रिक नहीं होगा। इसको देखते हैं, इस बॉन्ड से OH ग्रुप जुड़ा है, इस बॉन्ड से H ग्रुप जुड़ा है, इस बॉन्ड से, अभी मत सोचना कि सर ये C तो सेम हो गया, नहीं, इस बॉन्ड से CH2 दो H है, एक कार्बन है, एक OH, CH2 OH जुड़ा हुआ है, और इस बॉन्ड से CHO जुड़ा हुआ है। तो चारों बॉन्ड से अलग अलग ग्रुप जुड़े हैं कि नहीं, इसलिए क्या हो गया, एसिमेट्रिक हो गया। और तीसरा कार्बन ये है, इससे इस बॉन्ड से OH ग्रुप जुड़ा है, क्योंकि 2 बॉन्ड से एक ही हाइड्रोजन ही है, यहां भी है यहां भी है, इसलिए यह कैसा कार्बन हुआ, यह एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। तो कौन सा एसिमेट्रिक कार्बन होगा, यह सेकंड कार्बन जो है, दिस इज एसिमेट्रिक कार्बन। तो कैसा होगा कार्बो, क्योंकि एसिमेट्रिक कार्बन के राइट हैंड साइड में OH ग्रुप है, तो इसलिए कैसा होगा, D फॉर। और इसमें तो कोई भी एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, क्योंकि यहां 2 बॉन्ड से हाइड्रोजन सेम हो गया, यहां भी हाइड्रोजन सेम हो गया, यहां 2 बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ा है, इसलिए यहां कोई भी एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है, इसलिए स्टीरियो आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। यहां एक फार्मूला होता है बच्चों, नंबर ऑफ, इसको लिख लीजिएगा, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इक्वल टू द पावर n, वेयर स्मॉल n इज नंबर ऑफ एसिमेट्रिक, लिख लो इसको बच्चों सभी लोग, एसिमेट्रिक सेंटर। ये फार्मूला है नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इक्वल टू द पावर n। अगर नंबर ऑफ एसिमेट्रिक सेंटर 1 है तो कितने आइसोमर पॉसिबल होंगे, 2। अगर नंबर ऑफ एसिमेट्रिक सेंटर 2 होगा तो 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। तो n की वैल्यू आप रखते जाइएगा, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर आपको मिलता जाएगा। ठीक है,
ट्रायो शुगर हो गया, ए स्ट्रक्चर है आप देख लीजिए, ए आपका हो गया डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन और ए आपका है ग्लिसरल्डिहाइड। पेंटोज शुगर में आज पढ़ाऊंगा आपको, सभी लोग तैयार हैं? पेंटोज शुगर आज पढ़ेंगे हम लोग। पेंटोज शुगर में बच्चों कौन कौन से आते हैं, जैसे पेंटोज शुगर में एक तो बहुत कॉमन है राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, जाइलोज, जाइलोज, अरे यार जाइलुलोज, कई हैं, हालांकि यही दो आपको इंपॉर्टेंट है, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। पेंटोज शुगर में मैं अगर बात करूं, पेंटोज शुगर में एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, जैसे राइबोज का ही अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए, ध्यान से सभी लोग यहां ध्यान दे सभी लोग, राइबोज जो होता है वह पेंटोज शुगर है जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, यहां CHO सेकेंड कार्बन, यहां OH ग्रुप, लिखते जाइए आप लोग, बनाते जाइए। ये देखो यहां पर बच्चों OH ग्रुप, यहां पर हाइड्रोजन, फिर यहां OH ग्रुप, यहां पर हाइड्रोजन 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन हैं, देख लो। अरेबिनोज भी कार्बोहाइड्रेट होता है नीति, अभी आगे आएगा। आप यहां पर देखें, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4 कार्बन एंड 5 कार्बन, ये 5 कार्बन है। ये कौन सा शुगर है बच्चों? राइबोज शुगर। ये कौन सा शुगर है? राइबोज। मैं यहां लिख दे रहा हूं राइबोज। ये कहां पाया जाता है? बहुत जगह होता है, RNA में होता है, ATP में होता है, कई जगह ये होता है। ठीक है, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप ध्यान दो, सभी लोग अटेंटिव हो जाएं, सावधान हो जाएं, गलत होने वाले हैं आपके आंसर्स। आप ये बताइए, इस कार्बोहाइड्रेट में कितने स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल हैं? नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। सभी बच्चे ऑप्ट करें, जरूर जवाब दें। नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इस कार्बोहाइड्रेट के लिए, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे? फटाक से बताओ बच्चों, फटाक से, जल्दी। सर नंबर ऑफ स्टीरियो मतलब क्या? अरे अभी एक फार्मूला बताया ना, मतलब स्टीरियो आइसोमर कितने तरह के संभव हैं, कितने तरह के पॉसिबल हैं। एक फार्मूला है ना, अभी मैंने बताया था, आप लग रहा है अभी ज्वाइन किए और क्या, अभी मैं कुछ देर पहले बताया था, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर इक्वल टू 2n, और n होता है नंबर ऑफ एसिमेट्रिक सेंटर। तो इसको निकालने के लिए पहले आपको यहां एसिमेट्रिक सेंटर कितने हैं उसको काउंट करना होगा। तो सभी बच्चे ध्यान, पहले यही बता दो, एसिमेट्रिक कार्बन कितने हैं इसमें, इस कार्बोहाइड्रेट में, राइबोज में एसिमेट्रिक, हाउ मेनी एसिमेट्रिक कार्बन? ध्यान से सिखा रहा हूं मैं आपको ना, मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, सिखा रहा हूं आपको, सीखना ही पड़ेगा आपको, ध्यान दो। इसमें एसिमेट्रिक कार्बन कितने हैं? ध्यान से देखो, एक एक कार्बन के चारों बॉन्ड को अलग अलग देखिए। बोलो बच्चों।
बोलो बच्चों, इसमें एसिमेट्रिक सेंटर हम देखते हैं, यह एसिमेट्रिक तो नहीं होगा ना, फर्स्ट वाला, दिस इज एसिमेट्रिक कार्बन नहीं होगा भाई, क्योंकि यहां पर दो बॉन्ड से एक ही ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, तो इसलिए एसिमेट्रिक नहीं होगा। सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाला कार्बन एसिमेट्रिक है या नहीं है, बस आप यस या नो में बताइए। सेकंड कार्बन फर्स्ट कार्बन तो एसिमेट्रिक नहीं है, क्यों? क्योंकि यहां पर दो बॉन्ड से एक ही चीज जुड़ा हुआ है, इसलिए नहीं है। यहां पर आप बताइए सेकंड कार्बन से सेकंड कार्बन एसिमेट्रिक है या नहीं है? सेकंड कार्बन एसिमेट्रिक है, क्योंकि इस बॉन्ड से OH ग्रुप जुड़ा है, इस बॉन्ड से H ग्रुप जुड़ा है, इस बॉन्ड से CHO ग्रुप जुड़ा है, और इस बॉन्ड से पूरा ग्रुप जुड़ा है, तो चारों ग्रुप अलग अलग हुआ, तो इसे एसिमेट्रिक हुआ। थर्ड वाला, इसमें भी वही कहानी है, यहां OH ग्रुप है, यहां H ग्रुप है, यहां A वाला ग्रुप है, और यहां पर A ग्रुप है, तो ये भी एसिमेट्रिक होगा। फोर्थ वाला, ये फोर्थ वाला, तो यहां पर OH ग्रुप है, यहां पर H ग्रुप है, यहां पर A ग्रुप है, और यहां पे पूरा ग्रुप है, तो ये भी होगा। फिफ्थ वाला, क्योंकि हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम हो गया, तो इसलिए एसिमेट्रिक कार्बन नहीं है। तो कौन कौन सा एसिमेट्रिक हुआ? सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन। कई बच्चे सही बोले हैं, आंसर सही था। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो एसिमेट्रिक कार्बन कितने हुए बच्चों? 3। तो 2 दी पावर 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा स्टीरियो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर? 8। ठीक है, बिल्कुल आप सभी लोग, लगभग सभी बच्चे सही किए। हम अब एक चीज और पूछना चाह रहे हैं आपसे कि यह डी फार्म है कि यल फार्म है? डी फार्म है या यल फार्म है? यह राइबोस शुगर जो आपके सामने बना है, यह डी फार्म है या यल फार्म है? फटाक से बताओ बच्चों। तुम लोग तो बड़ा तेज है रे, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश। डी फार्म, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, कोई एक बच्चा हमें या सभी बच्चे बताएं, ये डी फार्म क्यों है? रीजन क्या है इसके पीछे डी फार्म होने के? ये डी फार्म है ना, सही है, डी फार्म है भी। ये डी फार्म क्यों है? रीजन क्या है, डी फार्म क्यों है? तो लोग बड़ा होशियार है रे, मुझे पता है, तो बहुत होशियार है, जल्दी जल्दी बता। फटाक से बताओ, ये डी फार्म क्यों है? अच्छा आप लोग बोल रहे हैं सर बिकॉज राइट हैंड साइड है OH ग्रुप, हाइड्रोक्सिल प्रेजेंट इन राइट हैंड साइड, ठीक, आप ये बोल रहे हो। अच्छा चलो ठीक है, तो मैं थोड़ा सा कुछ कुछ करने वाला हूं ना, कुछ कुछ करने वाला हूं इसमें चेंज। तो मैं चेंज क्या करता हूं, फिर से गायब करके फिर से बनाता हूं। एक 1 2 3 4, मैं एक चीज सिखा रहा हूं, देखता हूं सीख पाते हो कि नहीं। अब ये बताओ कि यह जो कार्बन, ये भी राइबोस शुगर है, मतलब 5 कार्बन है, मतलब पेंटोस शुगर है, राइबोस क्या पेंटोस शुगर है। अच्छा ये बताओ कि इसमें इसमें एसिमेट्रिक कार्बन कितने हैं? इस कार्बोहाइड्रेट, इस पेंटोस शुगर में एसिमेट्रिक कार्बन कितने हैं? सभी लोगों को आंसर देना, एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सिखाने जा रहा हूं आपको। इसमें एसिमेट्रिक कार्बन कितने हैं बताओ?
हर्षित बोला है 3, ज्योति बोली है 3, कृष्णा बोले हैं 3, बिल्कुल सही है, एकदम सही है, एकदम सही, एकदम सही। शिवम जी अभी रेसमिंग मिक्सचर तक मत जाओ बेटा, मैं अभी बताऊंगा कब रेस जाएगा। 3 बिल्कुल सही है, इसमें भी एसिमेट्रिक कार्बन 3 है, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4 कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन है। यह डी फार्म है कि एल फार्म है, अब बताइए, ये डी फार्म है कि एल फार्म है? फटाक से आंसर दो, ये डी फार्म है या एल फार्म है? डी फार्म या एल फार्म? बोलो बच्चों, डी फार्म या एल फार्म? देखो अब आंसर अलग अलग आने लगा, कुछ लोग बच्चे बोल रहे हैं डी फार्म, कुछ लोग बोल रहे हैं एल फार्म, कुछ लोग बोल रहे हैं चलिए दोनों खत्म कर देते, ना डी ना एल। मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूं, मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं मैं क्या आप सोच रहे हैं, मैं समझ रहा हूं आपकी भावनाओं को, मैं समझ रहा हूं। देखो बच्चों मैं समझ रहा हूं अनुराग त्रिपाठी जी, यहां एसिमेट्रिक ए भी है, ए भी है, इसके तो लेफ्ट हैंड साइड है, तो कैसे डी आप बोल रहे हैं? कनिष्का बोली है एल फॉर्म बिकॉज मैक्सिमम ओएच ग्रुप इन लेफ्ट साइड। कनिष्का, यह विधानसभा नहीं है न राज्यसभा है कि जिसकी ज्यादा बहुमत होगा उसकी सरकार बनेगी, ऐसा नहीं है। तनिमा पति बोल रही है अकॉर्डिंग टू 2 और 3, नहीं अकॉर्डिंग नहीं, देखो इसमें ऐसे ही दिया रहेगा, स्ट्रक्चर आपको दिया रहेगा और आपसे पूछेगा बताओ यह मॉलिक्यूल डी फार्म है, ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, डी फार्म है या लियो रोटेटरी एल फार्म है। इसमें अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, आपको साफ साफ डी है कि एल है यही बताना होगा, ऑप्शन अलग अलग रहेगा, डी फार्म एल फार्म इस तरह का। तो कुछ लोग, मैं समझ रहा हूं कुछ लोगों की दिक्कतें है, मैं समझ रहा हूं कुछ लोगों की दिक्कतें है कौन सर, अगर इसके हिसाब से देखा जाए, किसके हिसाब से, इस सेकेंड कार्बन ये भी एसिमेट्रिक है, इसके हिसाब से एल फार्म है, इसके हिसाब से देखें तो एल फार्म है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड, इसके हिसाब से देखें तो डी फार्म है। तो जैसे कि अभी कनिष्का बोली थी, नहीं सॉरी नहीं बोलना है आपको, एकदम नहीं बोलना है, सॉरी नहीं बोलना है, मैं सिखा रहा हूं, इसमें कोई आपने गलती नहीं की है, आपको रिस्पॉन्स कर रहे हो, यही अपने आप में बहुत अच्छी बात है ना। तो देखो यहां मैं समझ रहा हूं, मैं भी आपकी जगह होता, मैं भी एज ए स्टूडेंट था तो यही किया था जो आप कर रहे हैं। एल फार्म इसके हिसाब से एल फार्म, इसके हिसाब से एल फार्म, इसके हिसाब से डी फार्म, लेकिन क्वेश्चन दिया रहेगा ऐसे स्ट्रक्चर बना देगा, वो आपसे पूछेगा बताओ ये डी फार्म है कि एल फार्म। तो ऐसे हिसाब से कुछ बच्चे बोलेंगे सर एल फार्म यहां ज्यादा है इसलिए क्या हो जाएगा एल फार्म, क्योंकि यह तो मैंने वही बोला ना, कोई गवर्नमेंट थोड़ी है कि बहुमत इसका ज्यादा है, इसकी संख्या ज्यादा है तो उसी की बात मानेंगे, नहीं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब ध्यान से सुनिए, मैं क्या जो तरीका है इसको बताने का, कहते हैं कि जब किसी भी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा एसिमेट्रिक कार्बन हो, कितना, एक से ज्यादा, 2 एसिमेट्रिक कार्बन हो, सभी लोग यहां ध्यान दें प्लीज, 2 एसिमेट्रिक कार्बन हो, 3 एसिमेट्रिक कार्बन हो, 4 एसिमेट्रिक कार्बन है, या एक से ज्यादा एसिमेट्रिक कार्बन जब होता है, तब हम उस मॉलिक्यूल के डी फार्म एल फार्म को डिसाइड करने के लिए हम उस OH ग्रुप को देखते हैं जो OH ग्रुप मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब जिस कार्बन का नंबरिंग सबसे ज्यादा होता है, उस कार्बन के नंबरिंग पर OH ग्रुप राइट हैंड साइड होगा तो डी बोलेंगे, और लेफ्ट हैंड साइड होगा कि एल बोलेंगे। उसके अलावा किसी भी एसिमेट्रिक कार्बन के राइट लेफ्ट होने से कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ेगा। फिर से सुनो, मैंने बोला इफ एनी मॉलिक्यूल है मोर देन 1 asymmetric carbon, then only those OH group decide D form and L form which attach with highest number of carbon atom।
हिंदी में समझो। मैंने बोला कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा एसिमेट्रिक कार्बन होगा तो उस वाले कार्बन के OH ग्रुप को हम देखते हैं जो कार्बन एसिमेट्रिक भी हो और फंक्शनल ग्रुप से सबसे दूर हो, क्रियात्मक समूह से फंक्शनल ग्रुप से सबसे दूर हो, क्योंकि उसी की नंबरिंग सबसे ज्यादा हो। क्योंकि नंबरिंग जब हम नॉमेनक्लेचर में पढ़ते हैं, नंबरिंग कहां से करते हैं, जहां से फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़ता है। तो जो सबसे दूर होगा, जैसे इसी मॉलिक्यूल में एक फंक्शनल ग्रुप हुआ तो नंबरिंग किए तो 1 2, सबसे दूर कौन कार्बन है, 5वां कार्बन सबसे दूर है। लेकिन मैंने क्या आपसे बताया कि उसका एसिमेट्रिक होना भी जरूरी है, उसका एसिमेट्रिक भी होना जरूरी है। तो 5वां कार्बन फंक्शनल ग्रुप से सबसे दूर तो है लेकिन ये एसिमेट्रिक नहीं है। तो चौथा कार्बन, फोर्थ कार्बन इस फंक्शनल ग्रुप से सबसे दूर है और ये फोर्थ कार्बन एसिमेट्रिक भी है। इसके अलावा इस फोर्थ कार्बन से जो OH ग्रुप अटैच है यही डिसाइड करेगा कि यह मॉलिक्यूल डी फॉर्म होगा या एल फॉर्म होगा, यही डिसाइड करेगा। और इसमें OH ग्रुप इधर रहे या इधर रहे या उसके इस चौथे कार्बन के अलावा बाकी 2 एसिमेट्रिक कार्बन के अराउंड OH ग्रुप राइट लेफ्ट है, उससे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। समझ गए? तो चौथा कार्बन केवल डिसाइड करेगा कि डी फॉर्म है कि एल फॉर्म। तो ये अभी फिलहाल एक क्या है, डी फॉर्म है कि एल फॉर्म। तो इसको क्या बोलोगे इस बच्चों, डी फॉर्म। कुछ बच्चे सही भी इसमें बताए भी थे, डी फॉर्म होगा। चौथे कार्बन ही डिसाइड करेगा। इसके इधर उधर कर देने इसको, जैसे मान लो ये चौथा कार्बन है, सपोज करो ये सेकंड कार्बन है, सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप इधर है, हाइड्रोजन इधर है, यहां भी OH ग्रुप इधर है, हाइड्रोजन है, यहां H इधर है, OH ग्रुप इधर है, यहां OH ग्रुप इधर है। अगर मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछे कि डी फॉर्म है कि एल फॉर्म, तो आप क्या बताओगे? बिल्कुल श्याम कमल घोष जी, मैं क्लास जल्द ही लेने वाला हूं, 12th में भी स्टार्ट करूंगा। बताओ जल्दी से बताओ। अब इसको क्या बोलेंगे, डी फॉर्म या एल फॉर्म? देखो अब इसके हिसाब से कहोगे सर डी है, इसके हिसाब से बोलोगे डी है, इसके हिसाब से एल। इसके हिसाब से देखना ही नहीं है भाई, इससे कोई मतलब नहीं है। OH इधर उधर है, केवल चौथे कार्बन के अराउंड OH ग्रुप राइट लेफ्ट हैंड साइड है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एल फॉर्म। बात समझ में आई? तो कोई भी कार्बोहाइड्रेट जिसमें एक से ज्यादा एसिमेट्रिक कार्बन होगा, उस कार्बोहाइड्रेट में सिर्फ हम उस OH ग्रुप को देखते हैं जो OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप से सबसे दूर वाले एसिमेट्रिक कार्बन से अटैच है। जैसे कि राइबोज शुगर में चौथा कार्बन सबसे दूर है, इसके अराउंड OH ग्रुप राइट लेफ्ट होगा तो स्टीरियो आइसोमर मिलेगा। समझ में आया? एक चीज और मैं आपको सिखाना चाहूंगा, एक तो हो गया डी फॉर्म एल फॉर्म, ए 1 2 3 4 ये राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर में बना दिया, यही ओरिजिनल राइबोज का स्ट्रक्चर यही है। ठीक है, कहते हैं कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट, ध्यान से सुनो बच्चों, कोई भी कार्बोहाइड्रेट जिस कार्बोहाइड्रेट में कार्बन की संख्या 5 हो या 5 से ज्यादा हो, एनी कार्बोहाइड्रेट विच हैविंग कार्बन नंबर ऑफ कार्बन 5 और मोर देन 5 कार्बन हो या 5 कार्बन से ज्यादा हो, तो उस कार्बोहाइड्रेट को जब हम पानी में डालते हैं, वाटर में डालते हैं, तो वह 2 रूप में एग्जिस्ट करता है। दे एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म, 2 रूपों में वो एग्जिस्ट करता है, 2 रूप में एग्जिस्ट करता है, 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। 1 ओपन चेन फॉर्म, जो कि स्ट्रक्चर ओपन चेन फॉर्म है, और एक रिंग फॉर्म, रिंग बना लेता है। तो ओपन चेन फॉर्म और रिंग फॉर्म,
बनाता है। तो कहते हैं कि कहोगे एनी कार्बोहाइड्रेट हैविंग मोर देन 5 कार्बन या मोर देन 5 कार्बन व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर दे एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म, ओपन चेन फॉर्म एज वेल एज रिंग फॉर्म। बट कभी 100% न तो रिंग बनता है न तो 100% चेन बनता है। हमेशा मान लो 30% रिंग बना तो 70% चेन होगा, या 60% रिंग बना तो 40% चेन होगा। हमेशा इन दोनों का मिक्सचर होता है। इसी मिक्सचर को बोलते हैं रेशमिक मिक्सचर। क्या बोलते हैं? रेशमिक मिक्सचर। रेशमिक मिक्सचर। अब ये रेशमिक मिक्सचर ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है। रेशमिक मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव होता है। क्या समझे? हमने आपको बताया कि इफ कार्बोहाइड्रेट हैविंग कार्बन नंबर 5 या नंबर ऑफ कार्बन 5 और मोर देन 5, 6 कार्बन का 7 कार्बन का, उस कार्बोहाइड्रेट जब पानी में डालते हैं तो घुल जाता है। घुलने के बाद जब हम देखते हैं तो घुलने के बाद वह रहता तो वही कार्बोहाइड्रेट है, टूटता नहीं है, लेकिन वो दो रूप में दिखता है। एक तो चेन फॉर्म में दिखता है, एक रिंग फॉर्म में। और न तो 100% चेन रहता है न तो 100% रिंग रहता है। उन दोनों का मिक्सचर होता है। उसी मिक्सचर को रेशमिक मिक्सचर बोलते हैं। तो रेशमिक मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव होता है। अब देखो, कहो सर, अब एक क्वेश्चन आपके आ सकता है, सर 5 कार्बन है क्यों, 4 कार्बन क्यों नहीं? तो मैं एक चीज समझाता हूं आपको। जैसे मान लो छोटी से, मतलब ये स्टिक ले लो, कोई पतली सी सीक ले लो, और उसको हम आपसे बोलें कि उसका रिंग बनाओ ऐसे मोड़ के। जब तुम रिंग बनाना चाहोगे तो रिंग बनेगा नहीं, या रिंग बनेगा नहीं, या बन भी जाएगा धीरे 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 करके मोड़ दोगे तुम उसको, टर्न कर दोगे तो उसकी हमेशा टेंडेंसी रहेगी सीधा होने की, या टूट भी सकता है। तो इसलिए कहते हैं 5 कार्बन से छोटा जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका रिंग नहीं बन पाता, क्योंकि उसकी लंबाई बहुत छोटी हो जाती है। तो रिंग फॉर्म जो होता है वह उतना स्टेबल नहीं होता है, इसलिए वो रिंग फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। लेकिन 5 कार्बन या 5 कार्बन से बड़ा होता है तब वह रिंग फॉर्म और चेन फॉर्म दोनों में एग्जिस्ट करता है। अब देखो, अब हम लोग यहां सीखेंगे रिंग फॉर्म सर बनता कैसे है। तो देखो, रिंग फॉर्म ऐसे बनता है, इधर ध्यान दीजिए सभी लोग। रिंग फॉर्म बनने के लिए कार्बोनिल कार्बन, कार्बोनिल कार्बन इसको बोलते हैं CO, कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल कार्बन रिएक्ट विथ OH ग्रुप विच अटैच विथ कार्बन नंबर 4। मतलब कार्बोनिल कार्बन का रिएक्शन होता है उस वाले OH ग्रुप के साथ जो OH ग्रुप हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन एटम से जुड़ा है। मतलब जो डिसाइड करता था कि यह D फॉर्म है कि L फॉर्म, चौथा वाला डिसाइड करता था, इसके साथ रिएक्शन होगा, इसका इसके साथ रिएक्शन होगा। ठीक है, तो इसके साथ रिएक्शन होगा तो देखो स्ट्रक्चर कैसा बन जाता है। यहां H हो जाएगा, यहां OH हो जाएगा, क्योंकि ये H यहां आ गया, OH हो गया। ध्यान से लिखो और लिखते रहिए आप। यहां ऑक्सीजन आ गया, 1 2 3 4 5। ये देखो, यही है, यही कार्बोहाइड्रेट ऐसे बनेगा। इधर आप देखिए, इसको बना लो। ये देखो, ये देखो रिंग फॉर्म बन गया, यही रिंग फॉर्म है। कहोगे सर फीलिंग नहीं आ रही, रिंग तो रिंग की तरह दिखेगा, लेकिन है रिंग फॉर्म है। देख लो, ये सभी कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, देख लो है कि नहीं है। जी शर्मा जी। पीयूष जैन, किस क्लास की बात बोल रहे हो बेटा? किसका शेड्यूल आपको चाहिए? मैं बता रहा हूं, अभी आगे आएगा। बेटा वो चेंज होता रहता है। वैसे 3 दिन, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे क्लास है मेरी। कल भी मेरी क्लास कितने बजे मुझे नहीं पता, लेकिन अभी मैं बता दूंगा आपको क्लास खत्म होते होते।
तो ए हुआ आपका ना, यह रिंग हो रहा है, लेकिन रिंग फॉर्म सर, रिंग बनाइए, रिंग टाइप नहीं लग रहा है, तो मैं बनाता हूं इसको, आप स्ट्रक्चर बना लीजिए तो बताता हूं स्ट्रक्चर, इसको आप बना लीजिए, स्ट्रक्चर बना लीजिए। ये स्ट्रक्चर दोनों बना लो, फिर मैं रिंग बनाता हूं, रिंग तो है ही, लेकिन रिंग फॉर्म बनाता हूं आपको के लिए। हो गया, मैं इसी को देखकर रिंग बना रहा हूं ना। आप देखिए कि ऑक्सीजन कौन कौन से कार्बन के बीच में है, फर्स्ट एंड 4 कार्बन के बीच में है, तो हम लोग पहले ऑक्सीजन लिख लेते हैं, ठीक है, और फर्स्ट लिख लेते हैं, फर्स्ट कार्बन एंड 4th कार्बन। ये देखो, फर्स्ट कार्बन 4 कार्बन, बीच में ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कार्बन फर्स्ट कार्बन, 4 से 3 जुड़ा होगा और 3 से 2 जुड़ा होगा और 2 से 1 जुड़ा होगा, देख लो 1 2 3 4, और पांचवा जो फिफ्थ कार्बन है किससे जुड़ा होगा, 4th से, तो पांचवें को हम यहां लिख दे रहे हैं CH2OH। ये रिंग, अब तो फीलिंग आ रही होगी रिंग की, ये रिंग बन गया, यही रिंग है, मैं समझ रहा हूं, कहोगे सर ये सब कहां गया, OH HOH कहां गया, बता रहा हूं, घबराओ मत। इस रिंग में कितने कार्बन है पहले ये बताओ मुझे, इस रिंग में कितने कार्बन है, हाउ मेनी कार्बन प्रेजेंट इन रिंग। ओके प्रशांत, मैं देखता हूं इसको, टेक्निकल जो टीम है उनको मैं बोलता हूं, आप बताइए इसमें कार्बन कितने हैं प्लीज, रिंग में कार्बन कितने हैं। ओके प्रशांत, मैं देखता हूं इसको, टेक्निकल रिंग है ना, 4 कार्बन, नहीं 5 नहीं है, शिवम नियाज आंसर 5 कहां है यार, 1 2 3 4, ये 5 तो रिंग के, 5वां कार्बन तो रिंग के बाहर है ना, ये 5th कार्बन जो है यह रिंग के बाहर है, ये रिंग में कहां है, तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन, तो इस रिंग का नाम क्या है, FURANOSE, फ्यूरेनोज रिंग, लिख लो बच्चों, इस रिंग का क्या नाम है, फ्यूरेनोज रिंग, FURANOSE, फ्यूरेनोज रिंग इसका बोलते हैं, 4 कार्बन है, फ्यूरेनोज रिंग बोलते हैं इसको, फ्यूरेनोज रिंग बोलते हैं। टोटल कार्बन 5 है, लेकिन रिंग में कितने कार्बन है, रिंग के अंदर कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, इसलिए फ्यूरेनोज रिंग है। कितने कॉर्नर हैं इसमें, 1 2 3 4 5, तो क्वेश्चन ध्यान से सुनना, क्वेश्चन में पूछेगा जो उसी का आंसर देना है, जो आता है उसको बक नहीं देना है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी कॉर्नर प्रेजेंट इन रिंग, तो आप बोलोगे 5 कॉर्नर। अगर क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी कार्बन प्रेजेंट इन रिंग, बोलोगे 4 कार्बन। तो 4 कार्बन और 5 कॉर्नर है। तो इसको क्या बोलते हैं, फ्यूरेनोज रिंग, 1 2 3 4, फ्यूरेनोज रिंग उसको बोलते हैं। 4 कार्बन है और लेकिन अगर कॉर्नर कितने, कॉर्नर माने कोना, कितने कोने हैं, तो 1 2 4 5 कोना है। तो रिंग कितना है, रिंग में कार्बन कितने हैं, 4, तो 4 कार्बन है, इसलिए इसको क्या बोल देंगे, फ्यूरेनोज रिंग। अगर 5 कार्बन अगर होता रिंग में तो क्या बोलते हैं, पायरेनोज रिंग। पायरेनोज रिंग वो अलग होता है, वो ग्लूकोज में बनता है, यहां फ्यूरेनोज रिंग बना। 5 कॉर्नर और 4 कार्बन, 5 कॉर्नर 4 कार्बन, फ्यूरेनोज रिंग। अब मैं एक चीज आपको सिखाता हूं, बताता हूं। आप कहोगे सर ये जो OH कहां गए, तो बच्चों ये OH यहां, ये वाला OH नीचे आ गया, दूसरे कलर से लिखता हूं, OH है, H ऊपर हो गया, ये OH नीचे आ गया, सेकंड कार्बन से जुड़ा H यहां है, ये OH नीचे आ गया, H यहां है, और चौथे कार्बन से H एक यहां है, ये है।
बोलो यार, यहां देख ना, यहाँ एच, ये देखो यहां से करो ना, ये फर्स्ट कार्बन है, ये OH है, ये ऐसे कर दिए तो जब इसको हम अरेंज करते हैं तो OH ग्रुप नीचे होता है, H ग्रुप कहाँ है? ऊपर। OH नीचे, H ग्रुप किधर है? ऊपर। तो मैं आपको एक चीज तरीके समझाता हूं एक चीजों से। जैसे सपोज करो ये मैं एक पेपर ले लिया, ये पेपर है, पेपर ये प्लेन हो गया, ये क्या है? प्लेन है। इस प्लेन पर यहां इसको हम ऐसे है, इसको हम ऐसे कर लिए। इस प्लेन पर यहां कार्बन है, 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 यहां ऑक्सीजन है। 1 2 3 4 5 5 कॉर्नर हुआ। तो पहला कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, 4 कार्बन, ये प्लेन हो गया। और ये जो OH है, यह OH नीचे है और H ऊपर है। OH नीचे, H ऊपर, OH नीचे, H ऊपर। इस प्लेन के ऊपर और नीचे OH और हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, और जो कार्बन है वह इस प्लेन में है। शर्मा जी आप डिस्टर्ब कर रहे हैं भाई। बाकी बच्चे सीखने के लिए हैं ना, अगर आप जानते हैं तो आप तो मैंने आपको बोला कि ये एक प्लेन हो गया, ठीक है, एक प्लेन हो गया। प्लेन में यहां ऑक्सीजन हुआ, इस प्लेन को हम दिखाना चाह रहे हैं। और जो ब्लू कलर से HOH है जो यहां पर थे, ये सब HOH नीचे और ऊपर हो जाएंगे, ठीक है। तो बच्चों यहां पे एक चीज मैं बताता हूं, कहते हैं कोई कार्बन अगर पहले रिंग बनने के पहले एसिमेट्रिक था, एसिमेट्रिक नहीं था। फिर से ध्यान सुनिए, मैंने बोला कोई भी सेंटर जो कि रिंग बनने के पहले एसिमेट्रिक नहीं था और रिंग बनने के बाद एसिमेट्रिक हो जाता है। बिफोर रिंग फॉर्मेशन वह एसिमेट्रिक नहीं था, लेकिन जब रिंग बना तो एसिमेट्रिक हो गया। ऐसे कार्बन को एनामेरिक कार्बन बोलते हैं। ऐसे कार्बन को क्या बोलते हैं? एनामेरिक कार्बन। एनामेरिक कार्बन। ऐसे कार्बन को क्या बोलते हैं? एनामेरिक कार्बन। और उस एनामेरिक कार्बन के अराउंड किसी पर्टिकुलर ग्रुप के पोजीशन को चेंज करने से जो आइसोमर मिलता है, दैट आइसोमर इज नोन एज एनामर। जैसे यहां पर आप देखिए पहला वाला कार्बन, आपको याद करो राइबोज शुगर का भी जो स्ट्रक्चर आपने बनाया था, तो राइबोज शुगर में CHO होता था ना, तो ये जो पहला कार्बन होता था यह एसिमेट्रिक नहीं होता था, लेकिन रिंग बनने के बाद यह एसिमेट्रिक हो जाता है। तो यह पहला कार्बन जो है यह एनामेरिक कार्बन हुआ। इस एनामेरिक कार्बन के राउंड, जैसे पहला कार्बन यह है या एनामेरिक कार्बन है, इस एनामेरिक कार्बन के अगर OH ग्रुप बिलो दी प्लेन होगा, ये प्लेन हुआ जो अभी पेपर से मैं समझाया था, ये प्लेन हुआ। इस प्लेन से OH ग्रुप का फर्स्ट कार्बन से जो OH ग्रुप अटैच है वो बिलो दी प्लेन होगा, दैट इज नोन एज अल्फा फॉर्म। एंड इफ OH ग्रुप प्रेजेंट अबव द प्लेन, दैट इज नोन एज बीटा फॉर्म। अल्फा एंड बीटा। फिर से मैं बताऊं वंस अगेन, बिल्कुल मैं फिर से बताऊंगा, 3 बार बताऊंगा, चिंता मत करो। मैंने बोला कि अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें पहला अगर कोई कार्बन एसिमेट्रिक नहीं था, लेकिन बाद में जब रिंग बनता है तो एसिमेट्रिक हो जाता है, तो ऐसे सेंटर को एनामेरिक सेंटर बोलते हैं। अगर वो कार्बन है तो उसको एनामेरिक कार्बन बोलेंगे। जैसे कि राइबोज शुगर में फर्स्ट कार्बन था, जब वो ओपन चेन फॉर्म था तो वह एसिमेट्रिक नहीं था, लेकिन जैसे ही वह रिंग बना, देखो रिंग बनने के बाद ये एसिमेट्रिक हो जाता है। इस बॉन्ड से हाइड्रोजन, इस बॉन्ड से ए वाला ग्रुप, इस बॉन्ड से एक ग्रुप, तो एसिमेट्रिक हो गया। तो ऐसे सेंटर को एनामेरिक सेंटर बोलेंगे, या अगर वो सेंटर कार्बन है तो एनामेरिक कार्बन बोलेंगे। और इस एनामेरिक कार्बन के अराउंड OH ग्रुप के पोजीशन को चेंज करने से जो आइसोमर मिलता है उसको एनामर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनामर। एनामर वो स्टीरियो आइसोमर था, डी फॉर्म में अल्फा में, यहां क्या हुआ? एनामर हुआ। तो कहते हैं ये पहला कार्बन, फर्स्ट कार्बन जो है यह एनामर है।
पहला कार्बन क्या है, एनामर, ए ब्लू वाला, ये पहला कार्बन एनामर है। इस कार्बन के अराउंड अगर OH ग्रुप नीचे हो, हाइड्रोजन ऊपर हो, तो इसको अल्फा फार्म बोलेंगे। अगर OH ग्रुप ऊपर हो, हाइड्रोजन नीचे हो, तो इसको बीटा बोलेंगे। तो अल्फा एंड बीटा, ए एनामर हुआ। अल्फा एंड बीटा क्या हुआ, एनामर। और डी फार्म एल फार्म क्या हुआ, स्टीरियो आइसोमर। समझ में आया कि नहीं? तो जब रिंग बनता है तो अल्फा और बीटा फार्म का फॉर्मेशन होता है। अल्फा फार्म तब होता है जब बिलो दी प्लेन हो, जैसे हमने बताया अभी कि ये रिंग का प्लेन है और OH और H नीचे ऊपर लटके हुए रहते हैं। अगर OH ग्रुप नीचे है तो नीचे की तरफ OH ग्रुप है तो क्या बोलेंगे, अल्फा, और OH ग्रुप अगर ऊपर होगा तो क्या बोलेंगे, बीटा। समझ में आया? तो डी फार्म क्वेश्चन पूछता है अल्फा और बीटा क्या है, तो बोलिएगा एनामर है। डी फार्म एल फार्म क्या है, बोलिएगा स्टीरियो आइसोमर है। ये भी स्ट्रक्चर अगर आप बना लें, जो भी हमने स्ट्रक्चर बनाया था, बना लिए होंगे। AOH हुआ, जनरली अल्फा फार्म ही होता है नेचर में। AOH हुआ, AOH हुआ, और ये हाइड्रोजन हुआ। ये फ्यूरेनोज रिंग है पूरा कंप्लीट। अरे स्ट्रक्चर में बना होगा भाई, स्ट्रक्चर में बना होगा, वो आपको दिखेगा नीचे है ऐसे। अगर नीचे होगा तो नीचे की तरफ दिखेगा, ऊपर होगा तो ऊपर लिखा होगा। वो ऐसे पूछता ही है अल्फा फार्म है बीटा फार्म, तो स्ट्रक्चर बना रहता है। उसमें आप देखिएगा फर्स्ट कार्बन के अराउंड OH ग्रुप नीचे होगा तो अल्फा, और OH ग्रुप ऊपर होगा तो बीटा। अल्फा ये बना है, OH ग्रुप ये फर्स्ट कार्बन है, फर्स्ट कार्बन पे OH नीचे है, ये अल्फा हुआ, और H को नीचे करके OH को ऊपर कर दो, बीटा हो जाएगा। बहुत सिंपल है। अरे भाई ज्योति जी, स्ट्रक्चर बनाना हो तो भी ऐसे ही बनाना है यार। देखो ना, OH नीचे है, OH ऊपर है। अरे भाई ज्योति जी, स्ट्रक्चर बनाना हो। समझ गए? नहीं दलवीर, सेकेंड कार्बन नहीं बेटा, फर्स्ट कार्बन को OH, ये देखो ना, यही वाला OH नीचे चला जाता है। जो राइट साइड में OH रहता है वो नीचे हो जाता है। यहां जितने राइट साइड में OH हैं वो नीचे हो जाते हैं। नहीं, चेन में अल्फा बीटा केवल रिंग में होगा, चेन में डी फार्म एल फार्म होगा। क्लियर हुआ? ये तो हुआ राइबोज शुगर की हालचाल बातचीत, ठीक है। अब डीऑक्सीराइबोज देखते हैं। पेंटोज शुगर वो भी है, डीऑक्सीराइबोज। डीऑक्सीराइबोज डीऑक्सीराइबोज में जो राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर होता है, राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर ये है,
उसके सेकेंड कार्बन पर OH नहीं होता, हाइड्रोजन होता है। जैसे राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर है वही डीऑक्सीराइबोज का है, बस अंतर यह है कि इन राइबोज शुगर सेकेंड कार्बन पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के जगह ऑक्सीजन हाइड्रोजन आ जाता है। यहां से देखो OH की जगह हाइड्रोजन है, यही डीऑक्सीराइबोज शुगर का स्ट्रक्चर है, वहां भी बना हुआ स्ट्रक्चर है, ये भी है। तो फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, 4 एंड 5। तनिमा अगर आप चेन फॉर्म आपको बनाने नहीं आता तो आप नहीं बना सकते। चेन फॉर्म तो आपको याद करना होगा। चेन फॉर्म जब रहेगा तब रिंग बना सकते हैं, लेकिन जब चेन फॉर्म ही नहीं आपको पता होगा तो कुछ नहीं कर सकते। तो आपको जितना कम से कम, मैंने बोला कि जितना कार्बोहाइड्रेट एटलीस्ट मैं बता रहा हूं, 4 कार्बोहाइड्रेट आपको कम से कम याद रहना चाहिए। राइबोज, डीऑक्सीराइबोज और ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये 4 कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर आपके दिमाग में रहने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है ना? कर लोगे, 1-2 बार प्रैक्टिस से हो जाएगा ना। हाँ, तो आपको चेन फॉर्म नहीं होगा तो रिंग फॉर्म नहीं बना सकते। चेन फॉर्म आपको याद रखना पड़ेगा। ये देखो डीऑक्सीराइबोज शुगर है, इसमें बताओ एसिमेट्रिक कार्बन कितने हैं? ये डीऑक्सीराइबोज शुगर का स्ट्रक्चर है। हाउ मेनी एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट इन दिस? हाउ मेनी एसिमेट्रिक कार्बन प्रेजेंट? देख कर बताओ, राइबोज की तरह ही है। एसिमेट्रिक कार्बन कितने हैं बच्चों? 2, बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट तो एसिमेट्रिक नहीं था, पहले भी 2 बॉन्ड से एक ही ग्रुप जुड़ा हुआ है। सेकंड से भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम हो गया तो एसिमेट्रिक नहीं रह गया। लेकिन थर्ड एंड फोर्थ जो हैं ये दोनों एसिमेट्रिक हैं। तो थर्ड एंड फोर्थ एसिमेट्रिक हैं। फटाक से आप बता दो स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे? हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर प्रेजेंट इन दिस डीऑक्सीराइबोज शुगर? स्टीरियो आइसोमर कितने होंगे बच्चों? कृष्णा बेटा बताओ जल्दी। बिल्कुल, स्टीरियो आइसोमर इक्वल टू 2 पावर n, तो 2 हैं स्टीरियो आइसोमर, 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4, तो 4 होंगे स्टीरियो आइसोमर। इसका फटाक से अगर आप बना सकते हो रिंग बना दो, इसका रिंग फॉर्म बनाइए। तनीमा बताओ, अभी आप पूछ रही थी तो आप बनाइए इसका रिंग फॉर्म। रिंग फॉर्म वैसे ही बनेगा जैसे राइबोज का बना था। कार्बोनिल कार्बन का रिएक्शन कौन से OH ग्रुप के साथ होगा? चौथे OH ग्रुप, क्योंकि यही फंक्शनल ग्रुप से सबसे दूर है, तो इनका रिएक्शन होता है इनके साथ। बनाओ जैसे वहां पर बनाए थे, राइबोज का ही पूरा स्ट्रक्चर होगा। बस अंतर क्या होगा, सेकेंड कार्बन पर जो OH वहां होता था नीचे ऊपर, वहां पर यहां हाइड्रोजन हो जाएगा ऊपर नीचे। जल्दी से बनाओ सभी लोग, अपने अपने कॉपी में बनाइए। फिर मैं बना रहा हूं, फिर उससे आप टैली कराइए। ये स्ट्रक्चर बना लिए हो? बना लिए? मैं भी बनाता हूं, फिर आप टैली कराइए। इनका रिएक्शन होगा इसके साथ,
तो यहां पर बन जाएगा आपका OH, यहां आ जाएगा, हाइड्रोजन यहां होगा, यहां भी हाइड्रोजन, यहां OH, यहां H, यहां कार्बन, यहां ऑक्सीजन H, फिर पांचवा कार्बन यहाँ OH, यहाँ H और फिर यहाँ H। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 एंड 5। कौन पायरेनोज बोला है? नहीं भाई, पायरेनोज कैसे बना दिए भाई, गजब हो यार। फर्स्ट कार्बन, 4 कार्बन के भी फोर्थ कार्बन है फर्स्ट कार्बन, तो यहां ऑक्सीजन लिखो, यहां फर्स्ट कार्बन लिखो, यहां फोर्थ कार्बन लिखो। 4 से 3 जुड़ा होगा, 3 से 2 जुड़ा होगा, 2 से 1 जुड़ा होगा, यहां पांचवा कार्बन यहां होगा CH2OH, ये पांचवा कार्बन है। तो फर्स्ट कार्बन ए है, जो हमने बोला है जो राइट साइड होता है वो नीचे आ जाता है, तो राइट साइड AOH है तो नीचे आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा दूसरे कलर से बना देता हूं, तो ए कार्बन है, AOH हुआ, यह H हुआ। सेकंड कार्बन पर नीचे भी हाइड्रोजन, ऊपर भी हाइड्रोजन। थर्ड कार्बन पर नीचे OH, ऊपर हाइड्रोजन, और यहां पर ऊपर OH, सॉरी, यही होगा। और क्योंकि फर्स्ट कार्बन के नीचे है OH, इसीलिए कौन सा फॉर्म होगा, अल्फा। और रिंग कितने हैं, रिंग में कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 कार्बन है ना यार। इसको क्या बोलेंगे, वही बोलेंगे जो वहां बोलते थे, फिरनोज रिंग बोलेंगे। बिल्कुल अंकिता, फिरनोज है ही है, ए भी बिल्कुल सही है, फिरनोज रिंग बनेगा। पायरेनोज रिंग हेक्सोज सुगर में बनता है, अभी आगे आएगा, ग्लूकोज में बनेगा, 6 कार्बन होगा तब होगा। फिरनोज रिंग यहां भी बनेगा, जितने पेंटोज सुगर है तो फिरनोज रिंग। सभी लोग सही बनाए थे, सीख गए आप। अल्फा और बीटा आज सिखा दिया मैं, डी फार्मी अल्फाम कल सिखा दिया था। अगला जो सुगर है वह हेक्सोज सुगर है। थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं ना अभी तक। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज भी एल्डिहाइडिक शुगर है, मतलब उसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो CHO ग्रुप होता है, फंक्शनल ग्रुप। कुछ क्वेश्चन कर लें, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ना आज जो भी किया है हम लोग। अच्छा बच्चों, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आज जो भी हमने पढ़ाया है? ईमानदारी से बताइए, ऑनेस्टी के साथ, क्या मेरी कोशिश कुछ काम कर रही है? थैंक यू, थैंक्स बच्चों। चलो फटाक से बताओ बच्चों अब। थोड़ा सा आंसर बताओ। फर्स्ट का आंसर, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रोमॉलिक्यूल? कौन सा माइक्रोमॉलिक्यूल नहीं है? अमीनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन एंड स्टार्च। अमीनो एसिड इज ए माइक्रोमॉलिक्यूल, दिस इज ए माइक्रोमॉलिक्यूल। ये माइक्रोमॉलिक्यूल है।
तो इसलिए इसका आंसर ए होगा। सेकंड का हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, हालांकि ये पढ़े नहीं हो अभी, मैं पढ़ाऊंगा इसको, कल पढ़ाऊंगा इसको सुक्रोज। तो वैसे बता दो, पहले से तो पढ़े ही हो गए, ये तो बहुत कठिन क्वेश्चन थोड़ी है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज विच आर फाइंड अंडर फ्री एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप। इसको छोड़ दे, कल पढ़ाएंगे तो आ जाएगा इसको। A disaccharide that give 2 molecule of glucose. माल्टोज इसका आंसर होगा। मिल्क में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? मिल्क में। क्वेश्चन नंबर 6। कुछ क्वेश्चन मैं आगे बढ़ा दिए क्योंकि कल पढ़ाऊंगा तब वो क्वेश्चन हो जाएंगे। डी लैक्टोज। विच है दी स्वीट टेस्ट बट नॉट ए शुगर। इसमें से कौन सा, जो डायबिटिक होते हैं, आप देखो एक टेबलेट डालते हैं चाय में, चीनी नहीं डालते, तो वो कार्बोहाइड्रेट होता ही नहीं, मीठा होता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, वो सैकरीन होता है। डी आंसर। अभी मैं बताया था एटीपी में कौन सा शुगर होता है, अभी मैं बताया था जब राइबोज पढ़ा रहा था। तो एटीपी में शुगर होता है राइबोज। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू डिस्टिंक्ट कैटेगरी। डिस्टिंक्ट मतलब एक ऐसा होगा जो बाकी तीन जैसा नहीं होगा, एक ऐसा होगा जो बाकी तीन जैसा नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये अभी तक, क्योंकि अभी जो और भी जो क्वेश्चन है, जैसे ये सब क्वेश्चन है, कल हम लोग पढ़ेंगे ना तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी, तब ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो आज हम लोग जो भी सीखें इस पर आप घर पर रिवीजन करिएगा और फिर नेक्स्ट क्लास में कल हम मिलते हैं आपसे। ठीक है, कल मैं आपको हेक्सोज शुगर पढ़ाऊंगा। हेक्सोज शुगर में आता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, और कल ही मैं कोशिश करूंगा ओलिगोसैकेराइड पढ़ाने का। ओलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट और पॉलीसैकेराइड। कल देखता हूं कहां तक होता है। कल की क्लास है, अभी मैं क्लास बता दे रहा हूं कल कितने बजे क्लास है। आप लोग कल सभी लोग तैयार होके आइए, कल ज़्यादा लेक्चर कवर होगा। कल का क्लास पूछ के आओ तो मेरी क्लास कितने बजे है। रिवीजन के लिए, थ्योरी के लिए मैं अभी क्वेश्चन थ्योरी बना रहा हूँ, पीडीएफ में मिल जाएगा। वैसे किताब के अगर बाकी एनसीईआरटी ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है आपको, बाकी जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर लिखते जाइए। जब भी आप क्लास करिए तो आप कॉपी और पेन लेकर बैठिए। क्लास में जो नोट्स बनते हैं वो कैसे भी करके आप
पढ़ते हो ना तुरंत रिकॉल हो जाता है मैं क्या क्या बोला था, अगर आप अवेलेबल होते हैं तो। कल मेरी क्लास 11:30 पर है, 11:30 बजे मेरी क्लास है, तो सभी बच्चे ध्यान सुने। कल 11:30 बजे क्लास है, कल सभी बच्चे 11:30 बजे